हिस्ट्री लेक्चरर हूँ पिछले 15 साल से और आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूँ पिछले 8 साल। 15 साल में हजारों बच्चों को मैं टीच कर चुका हूँ और पिछले 8 साल में लगभग 50-60 लोगों के घर में आरसीएम से इनकम पहुंचा चुका, जिनके हर महीने इनकम आ रही है, जिनकी इनकम 10 से 20,000 50,000 तक है। 50 लोग ऐसी टीम में आ चुके, जिनको मैंने टीच किया, उन बच्चों को, जो मैंने हजारों बच्चों को टीच किया है, उनमें से कुछ को मैं जॉब तक पहुंचा पाया। वो बोलते हैं ना कि पहला गुरु शिक्षक ही होता है, तो वो कहां तक पहुंचे कहां तक नहीं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर उन लोगों के घर में आरसीएम की इनकम आ रही है जो लोग बहुत बिजी थे, जिन लोगों के पास टाइम नहीं था। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है, या मैं नाम लूँ राकेश चौहान जी का, या नाम लूँ वीरपाल जी का, या मैं नाम लूँ डॉक्टर नेपाल जी का, या हेमचंद जी का, या जोगेंद्र चौहान जी का। वो सब लोग ऐसे माहौल से निकल के आए हैं जो बहुत बिजी हैं और उनके पास कभी टाइम ही नहीं रहा किसी दूसरे काम को करने के लिए। तो सभी साथियों का जिनका मैंने नाम लिया, उनकी इनकम आती है 10 से 50,000 के बीच में हर महीने। क्या आप भी ऐसी इनकम पर पहुंचना चाहते हैं? पक्का? तो ये सफर मेरा 8 साल पहले शुरू हुआ और जाने अनजाने में ऐसे अपने दोस्त के कहने से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, केवल मैंने ना किसी का प्लान देखा, केवल अपने दोस्त की फेस वैल्यू उसने बोला कि 1,000 रुपए का सामान आप कहां से लाना, बस। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लोग कितने हैं जिनके पक्के दोस्त हैं, पक्के, जो बचपन से साथ किसी दोस्त के साथ खेलते हैं और पढ़ते भी उन्हीं के साथ हैं, ऐसे पक्के दोस्त हैं किसी के? यस। तो हाथ खड़े करके दिखाओ किस किस के पक्के दोस्त हैं। अच्छा, कुछ ही लोगों के पक्के दोस्त हैं, तो तुम्हारा आरसीएम बिजनेस चल जाएगा भैया। पता है क्यों? जिनके पक्के दोस्त आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वही इस आरसीएम बिजनेस में बड़ी इनकम पर पहुंचते हैं। पहले ध्यान से सुन लें, क्योंकि यहाँ पर टेकचंद जी ने, जो टेकचंद जी जुड़े, वो भी उनके पक्के दोस्त थे जिन्होंने टेकचंद जी को ज्वाइन करवाया। टेकचंद जी के पक्के दोस्त थे राकेश जी, रोहतास जी, डॉक्टर अशोक जी, इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया। प्रताप जी के पक्के दोस्त थे डॉक्टर नेपाल जी, पक्के, क्योंकि फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर नेपाल। हेमचंद जी पक्के ही दोस्त थे डॉक्टर नेपाल के, इन्होंने इनके कहने से आरसीएम को ज्वाइन कर लिया और आज आपके बीच में एज ए रॉयल्टी और पर्ल अचीवर है। तो जिनके पक्के दोस्तों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अब सुन लेना भी मैं क्या कहना, या तो अपने पक्के दोस्त वो नहीं है जो आपसे कहते हो कि बस यही काम मत करो मेरे से, बाकी का तुझे जो चाहिए वो ले ले, वो तुम्हारा पक्का दोस्त नहीं। पक्का दोस्त कभी कुछ पूछता नहीं, वो बस ये कहता है कि कैसे ज्वाइन होना है, तेरे कहने से मैं सामान लिया तो वो ज्वाइन हो जाता है। और जो शुरुआत में एफर्ट नहीं करते हैं ना, वो लोग आरसीएम बिजनेस के अंदर ही सक्सेस हो जाते हैं। ये उदाहरण है आपके बीच में, ठीक है सर? तो ऐसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 1,000 रुपए का सामान आपको लेना है और तुम्हारा कार्ड मैं बनवा दूंगा, वो फ्री कार्ड, और फिर उसी पर तुझे खरीद करनी है। मैं कि ठीक, सामान क्या लेना है वो खुद ही घर पे ले आया था, दुकान का भी पता नहीं था, ये सामान है ये ले लेना। फिर सामान लेने से और जुड़ने से बात खत्म नहीं होती है, बात वहां से शुरू होती है। जब हम सामान ले लेते हैं वहां से बात शुरू होती है। शुरुआत कैसे होती है आप सभी लोग जानते हैं। परिवार में हम 5 बहन भाई हैं। पिताजी किसान रहे, शुरू से खेती की। पापा जो हमारे थे वो 4 भाई थे। अच्छी खासी जिम्मेदारी है मानपुर गांव में, 7-7 एकड़ के मालिक रहे हमारे चाचा का और पिताजी। तो हमारे पिताजी को शुरुआत में ही लगभग 2008-9 में पैरालाइज की बीमारी हो गई। उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो 9th क्लास में जब मैं पढ़ता था तो पिताजी पैरालाइज हो गए। तो पैरालाइज होने के बाद सभी जिम्मेवारियां जो बड़ा बेटा होता उसी पर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं बड़ा नहीं था, मेरे से बड़ी 3 सिस्टर थी, बहनें थी, 2 हम छोटे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं जब पिताजी पैरालाइज हो जाते हैं तो आपको पता ही है, जो घर का मुखिया होता है बीमार हो जाए तो घर का कैसे खर्चा पानी चलता है वो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। कहने को तो हम जमींदार थे, गांव में अच्छी खासी जमीन थी, लेकिन पिताजी पैरालाइज होने के बाद खास जिम्मेदारी नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे मामा और नाना बहुत अच्छे, उनका बैकग्राउंड था,
नाना जी हमारे आर्मी से रिटायर्ड थे सूबेदार, मामा मेरे अपना एयरफोर्स में थे, और जो हमारी मामी थी वो डॉक्टर थी दिल्ली के गिरधारीलाल हॉस्पिटल के अंदर। तो वहां से हमें सपोर्ट मिलता रहा, हमारी पढ़ाई होती रही। 10th क्लास में आकर के सबसे बड़ी सिस्टर की शादी हुई, वो मामा नाना ने करवाई। फिर जब मैं 12th क्लास में पहुंचा तो 10th क्लास में पहुंचने के बाद 2 और सिस्टरों की शादी हुई, और जब मैंने 12वीं क्लास की थी तो उस पर जिम्मेदारी आ गई थी। तो 12वीं क्लास करने के बाद भी मैंने फर्स्ट टाइम एक स्कूल में पढ़ाया था, और वहां से मुझे 1500 रुपये मिले। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। जब शुरुआत किसी की होती है और संघर्ष से जो निकलता है वही व्यक्ति कुछ ना कुछ नया खोजता है, और अगर उस व्यक्ति को कुछ नया मिल जाए तो वो उसमें 100% सफल हो जाता है। यस। तो 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने का पैसा नहीं था, तो आड़त होती है, यहाँ पर किसान भाई बैठे होंगे, आड़त वाले के पास में गया, 7,500 रुपये मैंने वहाँ से लिए, कॉलेज में एडमिशन करवाया। कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद वहाँ पर जो 7,500 रुपये थे, पहली बार उस पर कर्ज हो गया। पिताजी पर जो कर्ज था वो बहनों की शादी से हो गया। मामा ने बहुत सपोर्ट किया था फैमिली को, लेकिन उस सपोर्ट से काम चलता नहीं है। अब जब सपोर्ट मिलता रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस और आने शुरू हो जाते हैं। ये चैलेंज की शुरुआत थी जब मैं कॉलेज में गया तो हालात ऐसे हो गए, पिताजी दिन रोज उनकी हालत जाम हो रही थी, और हर हफ्ते में लगभग 2009-10 की बात है, तो हफ्ते में 700 रुपये की दवाई आती थी पिताजी। आप सोचिए 2009-10 में 700 रुपये की जो वैल्यू थी वो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये के करीब होगी आज के हिसाब से। सर मैं सही कह रहा हूँ? Yes. हर हफ्ते वो इनकम वो दवाइयाँ आती, तो बहुत बुरा हाल हो रहा। तो मैंने कॉलेज जो अपनी बीएससी की पढ़ाई करनी शुरू की थी वो मैंने की थी कपड़े के शोरूम पर काम करके। कभी मैंने अपने चैलेंजेस किसी को बताए नहीं, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी कि अगर आप किसी अपने बुरे अतीत को याद करते हो तो आपके साथ कभी अच्छा होता नहीं। अगर आप अच्छी चीजों को याद करेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिसका अतीत बुरा हो तो उसको कभी याद मत करना, क्योंकि आपको बुरे हुए को याद करने से कभी अच्छा होगा नहीं। इसलिए जो आज है अगर उसी को आप लोग अच्छा बना करके करते रहेंगे तो आने वाला जो समय है वो भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मैंने कपड़ों के शोरूम पर काम किया। सुबह 8 बजे मैं घर से निकलता था, 11 बजे तक मैं कपड़ों के शोरूम पर रहता था, और शोरूम 11 बजे के बाद मैं कॉलेज जाता था, और लगभग 3:30 बजे मैं फिर से कपड़ों के शोरूम पर आता था, और लगभग 10 बजे तक वहीं पर रहता था। लगभग 10 बजे तक, रात के 10 बजे। वहाँ पर मुझे 2011 में जो रुपये मिलते थे वो मिलते थे 5,500। कितने सर? 5,500। उनसे घर का खर्चा चलता, पिताजी की जो दवाइयाँ आनी होती थी वो दवाइयाँ आती थी, जैसे तैसे गुजारा चल रहा। लेकिन यहीं पर वो चीज रुकती नहीं, वो दौर और बढ़ता जाता। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे लगा कि ऐसे तो मेरा जो फ्यूचर है, जो मैंने सपने देखे वो कभी पूरे हो नहीं सकते। फिर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आया था फर्स्ट टाइम 2012 में, और गांव के पास एक स्कूल था, नांगलजाट गांव है, वहाँ पर एक संस्कार स्कूल है, उसमें मैंने पहली बार केमिस्ट्री टीच करना शुरू किया। पढ़ाई में शुरू से ही मैं अच्छे बच्चों में था, ये नहीं कि पढ़ाई में वीक था, अच्छा बच्चा था। जो भी मुझे सीखने के लिए मिलता था मैं उसको एक बार में 1 टाइम में ऑब्जर्व कर लेता। ये चीजें मैंने पढ़ानी शुरू की, और आपको पता ही है कि अगर एक अच्छा टीचर वही होता है जो पहले खुद बेहतर तरीके से जानता, अच्छा वक्ता वही होता है जो पहले श्रोता बन चुका हो। ऐसे ही अध्यापक भी वही होता है जो पहले अच्छे से सीख लेता हो और सीखने के बाद बता दो। वैसे ही आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस भी उन्हीं लोगों का चलता है जो लोग इसमें पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इस्तेमाल के बाद बताना शुरू कर देते हैं, उन्हीं का चलता है। तो जब मैंने बीएससी करने के बाद स्कूलिंग चली, स्कूलिंग करने के बाद धीरे धीरे केमिस्ट्री पर और अच्छे से कमांड हुई, ट्यूशन वगैरह पढ़ाने शुरू किए। ट्यूशन से इनकम लगभग, और टीचिंग की स्कूल से जो इनकम थी वो लगभग 1 लाख
रुपए तक मेरी पहुंच गई। जो कर्ज वगैरह था बहनों की शादी में जो लिया था, वो सभी चीजें एक साथ खत्म होनी शुरू हो गई। अच्छा दिन शुरू होना शुरू हो गया। आप जानते ही हैं, मैंने बताया शुरू में आपको कि अतीत को याद करके आप आगे बढ़ोगे तो कभी बढ़ नहीं सकते। अपने वर्तमान को करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप सफलता पर जरूर पहुंच जाओगे। इस चीज पर आपको ध्यान रखना। बहुत अच्छे से टीचिंग प्रोफेशन में अच्छी खासी इनकम बन गई, अच्छा खासा ट्यूशन चल रहा, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त की कॉल आ जाती है, कहाँ पर है, चल घूमने के लिए चलते हैं। तो मैं शाम को हम घूमने के लिए चलते थे सड़क पर। तो बात ही बातों में उसने कहा कि आरसीएम में जुड़ना है तेरे। तो आरसीएम में जैसे ही मैं जुड़ा तो जुड़ने पर बात रुकी नहीं, इसी तरह के प्रोग्राम में मुझे ले जाया गया। एक हफ्ते के बाद आफ्टर 1 वीक हम लोग गुड़गांव के अंदर एक प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम के अंदर एक शानदार सा एक कोर लीडर आया हुआ था जिसका नाम था एस अत्री। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। श्रीचंद अत्री जी थे, वो भी मैथ लेक्चरर थे और मैथ लेक्चरर थे तो कहीं ना कहीं मेरी और उनकी जो ट्यूनिंग थी वो मिल गई। मास्टरी वो मास्टरी में, तो जब मास्टर कोई बात बोलता है तो मास्टर बड़े ध्यान से सुनता है। तो यहाँ पर टीचिंग प्रोफेसर से कौन कौन साथी हैं, एक बार हाथ खड़े करोगे क्या? टीचिंग प्रोफेसर बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां राजपाल के लिए। गर्मी है? नहीं है ना गर्मी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, राजवाला जी के लिए एक बार कैसे जोरदार तालियां बजा सकते हैं? अच्छा, ये दोबारा से जोरदार तालियां मैंने इसलिए बजवाई क्योंकि अभी डॉक्टर चौहान जी ने डायमंड क्लब अचीवर्स को यहाँ पे इनवाइट किया था। यस। तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं 2 डायमंड क्लब करती हूँ। कितने डायमंड क्लब? 2 डायमंड। अच्छा, डायमंड क्लब का मतलब होता है 5000 पीवी परचेज वॉल्यूम, आप पॉइंट वैल्यू भी बोल सकते हो उसको, अपनी आईडी पर खरीद कर। इससे क्या फायदा होता है आप लोगों को? आपके राकेश सर ने रॉयल अचीवर्स ने बताया होगा कि उसका फायदा क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीजों। तो कहां पर हम चल रहे थे? तालियां बजवाने से पहले कहां पर चल रहे थे? हाँ, एस अत्री जी के प्रोग्राम में हम गए, इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो, है ना जी? तो वो भी टीचर था, मैं भी टीचर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैचिंग हो गई। और जब मैचिंग हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस बात को ध्यान से सुनता है। यस। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं वो एक बार हैंड रेज करें। सभी ने हैंड रेज किए, हाथ खड़े किए। तो हाथ खड़े करने पर उन्होंने एक चीज बोली कि भाई यहाँ पर जॉब में कौन कौन है? तो मैं भी आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर जॉब करने वाले साथी कितने? एक बार हैंड रेज करें। जॉब जो करते हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अपना रोजगार कौन चलाते हैं? जिनकी कोई किराना स्टोर की दुकान हो या कोई भी किसी चीज का मालिक हो, अपना बिजनेस हो, एक बार हैंड रेज करें। एक बार जोरदार तालियां साथियों के लिए हो जाए। किसान भाई, कितने किसान भाई? जी सर, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां किसान भाई के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए ना वही मैसेज बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो मेरे से वहां पर जो सवाल किया वही सवाल आप लोगों से मैं करता हूँ। यस। जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करने से आपके आने वाला भविष्य सुरक्षित है? भविष्य का मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, जिन बच्चों को आप लोग राजकुमार की तरह पाल रहे हैं, जिस बीवी से आप बहुत प्यार करते हैं, क्या आपके बाद कोई ऐसा माहौल तैयार है कि वो आपके घर पर सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। ईमानदारी से जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या उस काम को करने से आपका परिवार सुरक्षित है? कब तक सुरक्षित है वो लोग? जब तक आप हैं। ध्यान से सुन लेना सर। यस। जब तक आप हैं आपका परिवार सुरक्षित है, और जब आप नहीं रहोगे, एक
देखिए, जिस बच्चे से आप बहुत प्यार करते हैं, जिस परिवार से आप बहुत प्यार करते हैं, क्या वो सुरक्षित है? नो। आपके घर पर आज 25,000, 30,000, 50,000 रुपए की इनकम आ रही है। क्या वो इनकम आपके बाद भी आपकी रहेगी? क्या आपने ऐसी व्यवस्था बना दी है? अगर आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं है, तो मैं आपको एक रियल स्टोरी से रिलेट करवाना चाहता हूँ। रियल स्टोरी मानपुर गांव की है, और मैं हर जगह इस बात को बताता हूँ। मानपुर गांव में ही एक पुलिस में कार्यरत एक जवान का सिपाही था। अच्छा खासा उनका घर चल रहा था, अच्छी खासी उनकी फैमिली थी, बच्चे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे। इस कहानी को अपने आप से रिलेट करना चाहिए। उसकी मिसेज, उसकी पत्नी कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। मजे आ रहे थे, बच्चे बड़े हो गए थे, 9वीं 10वीं क्लास में उनके बच्चे पहुंच गए थे, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो एक रात अपनी जॉब से वापस आ रहा था, और जॉब से वापस आते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक से। किससे सर? और उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। हम और आप लोग भी जो जॉब करते हैं, सभी लोग जाते हैं नहीं जाते हैं जॉब पर, और हम लोग बाइक पर भी चलते हैं, सवारियों पर भी चलते हैं। क्या आपके पास यमराज स्पेशल मैसेज भेजेगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, अपनी व्यवस्था कर दो? नहीं करता। वैसे ही उस सिपाही के साथ कोई यमराज की कोई प्लानिंग नहीं थी, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो वो 2006 के बाद वो व्यक्ति सरकारी जॉब में लगा था, कोई पेंशन नहीं है सर उनकी। 2006 के बाद गवर्नमेंट जॉब में जो भी व्यक्ति कार्यरत है, उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो उसकी फैमिली को कोई पेंशन नहीं मिली। जब तक वो पुलिस में था, पुलिस में रहते हुए उस व्यक्ति का घर बड़े मजे में था। उसकी बीवी घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसके बच्चे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन एक चेहरे पर माला चढ़ने के बाद, फूलों का हार चढ़ने के बाद, उस घर की स्थिति आप सोच के देखिए कैसी हो गई होगी। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा भैया है, मेरा पिताजी है, जो बहन ये सोचती है कि मेरे मायके वाले हैं, कोई किसी का नहीं होता। आप अपने रिश्तेदारों पर नजर डालिए, अपने फोन की लिस्ट को चेक करिए। आप उस फोन की लिस्ट में चेक, आपको लगता होगा कि मेरी दिक्कत में ये लोग मेरा साथ दे सकते हैं। वो केवल हमदर्दी दे सकते हैं। अगर वो सभी रिश्तेदार, अगर उसके फैमिली में 100 रिश्तेदार भी होंगे, अगर वो सबके सब 100 रिश्तेदार 500-500 रुपए हर महीने उस परिवार को दें, उसके घर पर 50,000 रुपए की इनकम हो जाती है। क्या उस परिवार का अच्छा गुजारा नहीं होगा? हो सकता है। आप सोच के देखिए भाई, आपके बाद भी क्या आपकी फैमिली सिक्योर है? क्या आपको लगता है कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा अगर आपके साथ कोई घटना घट जाती है? ऐसा ही उस परिवार के साथ हुआ। 12 दिन तक लोग आते रहे, कहते रहे गलत हुआ। एक शब्द के अलावा उन लोगों के पास दूसरा शब्द नहीं था। आप इस चीज को अपने भविष्य में देख सकते हैं। कोई घटना अपने साथ हो जाए तो 12 दिन तक केवल एक ही बात रहेगी जो आपके कानों में आती रहेगी, बहुत गलत हुआ, ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। लेकिन क्या इन बातों से घर चल सकता है? क्या इन बातों से वो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ सकते हैं? क्या इन बातों से वो बेचारी औरत घर में ही रह सकती है? क्या नहीं रह सकती। अरे भाई, घर चलता है पैसों से, परिवार चलता है पैसों से, बच्चे पढ़ते ही पैसों से हैं, औरत का सम्मान भी समाज में होता है पैसों से। जिसका आदमी अच्छी जॉब में हो, समाज के अंदर उसकी अलग ही वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं। अब आप सोच के देखिए, घटना किसी के भी साथ हो सकती है। बहना, आप देख लो, आप चेक करो एक बार, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। भाई, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था कर ली है जिससे आपका परिवार सुरक्षित रहे? क्या आप ऐसे काम पर लग रहे हैं जिसमें आपकी 7 पीढ़ियां सुरक्षित रहें? अगर आप अभी भी नहीं सोच रहे हैं तो भाई समय गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, लोगों की बात
तो फिर हम और आप लोग क्या